कि प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी किस तरह होगी। डिज़ाइन हो गया, डिज़ाइन के साथ फिजिबिलिटी भी लाइन है। आमतौर पे ये होता है कि जो प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन या प्रोजेक्ट डिज़ाइन होता है वो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट करता है। प्रोपोनेंट वो इदारा, इंस्टीट्यूट या डिपार्टमेंट होता है जो उस प्रोजेक्ट को किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर करने जा रहा होता है। लेकिन जो फिजिबिलिटी स्टडी होती है वो प्रोपोनेंट खुद नहीं कर सकता, क्योंकि अगर प्रोपोनेंट फिजिबिलिटी स्टडी करेगा तो उस फिजिबिलिटी स्टडी की जो अथेंटिसिटी है वो चैलेंज हो जाती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन, जो इदारा, जो इंस्टीट्यूट ऑलरेडी प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई कर रहा है और प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर रहा है वो प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी को असेस नहीं कर सकता। फिजिबिलिटी असेसमेंट के लिए थर्ड पार्टी को एंगेज करने की ज़रूरत होती है कि कोई भी ऐसा इदारा, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट, कोई भी ऐसी फर्म जो प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन या प्रोजेक्ट डिज़ाइन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होती वो प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी करती है। फिजिबिलिटी के अंदर भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं कि जब भी प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी की जाती है उस वक्त ये देखा जाता है कि क्या प्रोजेक्ट टेक्निकली फिजिबल है, क्या उस प्रोपोनेंट की, उस इंस्टीट्यूट की, उस ऑर्गेनाइजेशन की इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी है इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जिसको हम इंस्टीट्यूशनल फिजिबिलिटी कहते हैं। और उसके साथ साथ सोशल फिजिबिलिटी भी की जाती है। क्या जो एरिया प्रपोज किया जा रहा है इस प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन के लिए, क्या ये प्रोजेक्ट उस पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में, पर्टिकुलर कल्चर में इम्प्लीमेंट करना फिजिबल होगा या नहीं। उसके साथ साथ इन्वायरमेंटल फिजिबिलिटी भी की जाती है कि क्या इस प्रोजेक्ट की वजह से इन्वायरमेंट को कोई अनफॉरसीन या अनइंटेंडेड नेगेटिव इम्पैक्ट्स तो नहीं होंगे। अगर वो नहीं होंगे तो वो प्रोजेक्ट जो है वो इन्वायरमेंट के लिहाज से फिजिबल होगा। और उसके साथ साथ उसकी फाइनेंशियल और इकोनॉमिक फिजिबिलिटी भी देखी जाती है कि प्रोजेक्ट डिज़ाइन के अंदर जो प्रोजेक्ट बजट या प्रोजेक्ट रिसोर्सेज प्रपोज किए गए हैं, क्या वो प्रोजेक्ट उन रिसोर्सेज या फाइनेंसेस के अंदर इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल होगा या नहीं। और इकोनॉमिक फिजिबिलिटी इस तरह देखी जाती है कि कास्ट जो है पर इंटरवेंशन या कास्ट पर बेनिफिट एनालिसिस किया जाता है कि क्या एक पर्टिकुलर कास्ट रेंज के अंदर रहते हुए उस प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सकता है या नहीं। अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट प्रपोज कर दिया जाए कि जिसकी कास्ट इतनी ज़्यादा हो कि उसका जो बेनिफिशरी या एंड यूज़र के लिए बेनिफिट हो उसकी कास्ट से कहीं ज़्यादा कम हो, तो ऐसा प्रोजेक्ट इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं होता। तो फिजिबिलिटी में ये एस्पेक्ट देखे जाते हैं कि जैसे हमने बात की कि टेक्निकल फिजिबिलिटी, इंस्टीट्यूशनल फिजिबिलिटी या ऑर्गेनाइजेशनल फिजिबिलिटी, सोशल फिजिबिलिटी, इन्वायरमेंटल फिजिबिलिटी, फाइनेंशियल और इकोनॉमिक फिजिबिलिटी उस प्रोजेक्ट की देखी जाती है। अगर इन सब एस्पेक्ट्स के ऊपर प्रोजेक्ट पूरा उतरता हो तो वो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए फिजिबल कंसिडर किया जाता है। तो नेक्स्ट जो स्टेप है प्रोजेक्ट साइकिल का वो है प्रोजेक्ट अप्रेजल। अब पहले जैसे हमने बात की कि प्रोजेक्ट डिज़ाइन और प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन प्रोपोनेंट करता है, उसके बाद प्रोजेक्ट की जो फिजिबिलिटी है वो थर्ड पार्टी करती है, फिर प्रोजेक्ट अप्रेजल एंड अप्रूवल है। प्रोजेक्ट अप्रेजल फंडिंग एजेंसी करती है कि फंडिंग एजेंसी अपने तौर के ऊपर देखती है, एग्जामिन करती है प्रोजेक्ट के डिफरेंट कंपोनेंट्स को और उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट को कि इस प्रोजेक्ट को फंड किया जाना चाहिए या नहीं। और उसके साथ साथ जो अप्रेजल होता है वो भी फिजिबिलिटी के साथ लिंक किया जाता है कि क्या प्रोजेक्ट टेक्निकली फिजिबल है, इंस्टीट्यूशनली फिजिबल है, यानी उस इंस्टीट्यूट को, उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने की कैपेसिटी और मौजूद है। और फाइनेंशियल अप्रेजल किया जाता है कि क्या इतने फाइनेंसेस जितने उस प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्रपोज किए गए हैं, क्या वो इदारा उन फाइनेंसेस को ग्रांट कर सकता है या नहीं। तो इन सारे एस्पेक्ट्स को देखते हुए जो प्रोजेक्ट फंडिंग एजेंसी होती है वो प्रोजेक्ट का अप्रेजल करती है। अगर प्रोजेक्ट फंडिंग एजेंसी को ये लगता है कि प्रोजेक्ट का अप्रेजल ठीक है या उसकी फिजिबिलिटी के मुताबिक प्रोजेक्ट की जो अप्रेजल है वो टेक्निकली भी साउंड है, इंस्टीट्यूशनली भी साउंड है, फाइनेंशियली भी साउंड है, तो वो प्रोजेक्ट जो है ना अप्रूवल की तरफ चला जाता है। जब प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज होती है प्रोजेक्ट साइकिल के अंदर वो होती है प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन।
प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन आमतौर पर वही ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट या डिपार्टमेंट कर रहा होता है जिसने वो प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई किया होता है या प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया होता है और प्रोजेक्ट जो है ना वो प्रपोज किया होता है। इम्प्लीमेंटेशन के दौरान सबसे पहले डिटेल्ड इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाया जाता है और टास्क्स को असाइन किया जाता है कि किस तरह इन टास्क्स को कंप्लीट किया जाएगा, प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन का स्केड्यूल क्या होगा, प्रोजेक्ट टीम अपॉइंट की जाती है और उसके बाद प्लान के मुताबिक प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाता है। और ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट का एनुअल रिव्यू भी किया जाता है, मिड टर्म रिव्यू भी किया जाता है और अगर उसके अंदर प्रोजेक्ट की किसी रिवीजन्स की ज़रूरत हो ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन तो वो भी प्रोजेक्ट में की जा सकती है। और प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के दौरान ही प्रोजेक्ट का सस्टेनेबिलिटी प्लान बनाया जाता है कि प्रोजेक्ट आफ्टर कंप्लीशन, कि जब वो ऑर्गेनाइजेशन, वो इंस्टीट्यूशन या वो डिपार्टमेंट उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेगा और किसी सर्टेन एरिया से वो एग्ज़िट कर जाएगा, उसके बाद प्रोजेक्ट सस्टेन करेगा या नहीं। तो उस वक्त प्रोजेक्ट्स के जो बेनिफिट्स होंगे वो किस हद तक सस्टेन कर रहे होंगे। और प्रोजेक्ट सस्टेनेबिलिटी के बाद प्रोजेक्ट की कंप्लीशन रिपोर्ट तैयार की जाती है कि जिसमें इम्पैक्ट लेवल के ऊपर, आउटकम लेवल के ऊपर और आउटपुट लेवल के ऊपर रिपोर्टिंग की जाती है एज़ पर प्लान। तो नेक्स्ट जो स्टेज होती है वो होती है प्रोजेक्ट एवेल्यूएशन। आमतौर के ऊपर प्रोजेक्ट एवेल्यूएशन दो तरह की होती है। एक एवेल्यूएशन इंटरनल एवेल्यूएशन होती है कि जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट होता है या प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन बॉडी होती है वो उसका एवेल्यूएशन करती है, जिसको इंटरनल एवेल्यूएशन कहा जाता है। और एक एक्सटर्नल एवेल्यूएशन होती है कि जो थर्ड पार्टी के थ्रू की जाती है। और प्रोजेक्ट एवेल्यूएशन के अंदर डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, 5 से 6 ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं जिनको स्टडी किया जाता है। सबसे पहले प्रोजेक्ट की रेलिवेंस देखी जाती है एवेल्यूएशन के दौरान। क्या वो प्रोजेक्ट उस एरिया के लिए, उस कंट्री नीड्स के मुताबिक या किसी भी डेवलपमेंट प्लान के साथ या डेवलपमेंट प्रायोरिटीज़ के साथ मैच करता था या नहीं, या उसके मुताबिक वो रेलिवेंट था या नहीं। अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट प्रपोज कर दिया जाए कि जो कंट्री की जो डेवलपमेंट नीड्स हैं या जो डेवलपमेंट प्रायोरिटीज़ हैं उनके साथ मैच ना करता हो, तो इवेल्युएशन स्टेज के ऊपर प्रोजेक्ट रेलिवेंस के अंदर ये चीज़ आइडेंटिफाई हो जाती है कि ये प्रोजेक्ट कंट्री नीड्स के साथ या डेवलपमेंट नीड्स के साथ अलाइन नहीं था। और उसके बाद प्रोजेक्ट इफ़ेक्टिवनेस देखी जाती है, जिसमें आमतौर के ऊपर कास्ट इफ़ेक्टिवनेस देखी जाती है कि कास्ट क्या थी प्रोजेक्ट की, किसी भी एक्टिविटी का इम्पैक्ट जनरेट करने के लिए उसके ऊपर कितनी कास्ट लगाई जाइए। आमतौर पर ऊपर इसको वैल्यू फॉर मनी के टर्म्स में भी देखा जाता है। और जो नेक्स्ट एस्पेक्ट होता है वो प्रोजेक्ट एफिशिएंसी होता है कि एफिशिएंसी में ये देखा जाता है कि जो प्रोजेक्ट्स की इनपुट्स हैं वो कितना इकोनॉमिकली इम्प्लीमेंट की गई हैं और इनपुट्स किस तरह रिज़ल्ट्स के अंदर, कितना इकोनॉमिकली इनपुट्स रिज़ल्ट्स के अंदर कन्वर्ट हुई है। और उसके बाद प्रोजेक्ट सस्टेनेबिलिटी देखी जाती है। जैसा कि हम सस्टेनेबिलिटी पे बात की कि जो प्रोजेक्ट का सस्टेनेबिलिटी प्लान होता है कि आफ्टर एग्ज़िट, कि जब वो ऑर्गेनाइजेशन, वो प्रोपोनेंट उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेगा तो उसके बाद उस प्रोजेक्ट का फेट क्या होगा उस एरिया के अंदर, उन प्रोजेक्ट के बेनिफिट्स की क्या फेट होगा, वो जो बेनिफिट्स होंगे प्रोजेक्ट के बेनिफिशरीज़ को, क्या वो बेनिफिट्स मिलना बंद हो जाएंगे प्रोजेक्ट कंप्लीशन के बाद, या जो एक्टिविटीज़ जो इम्प्लीमेंट की जा चुकी हैं क्या वो लॉन्गर पीरियड के लिए सस्टेन करेंगी। और उसके बाद प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट देखा जाता है। इम्पैक्ट में ये देखा जाता है कि प्रोजेक्ट ने किस तरह एक नेबलिंग इन्वायरमेंट को जनरेट करने के लिए कंट्रीब्यूट किया और जो कंट्री की, नेशनल लेवल की या ग्लोबल प्रायोरिटीज़ थी, प्रोजेक्ट ने उसमें किस तरह कंट्रीब्यूट किया। तो उसके बाद जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है प्रोजेक्ट क्लोजर। प्रोजेक्ट क्लोजर के साथ से पहले हम ये भी देख सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट की इवैल्यूएशन होती है, जो प्रोजेक्ट की एक्सटर्नल इवैल्यूएशन होती है, उसकी जो रिपोर्ट है वो समटाइम्स एक नए प्रोजेक्ट की आइडेंटिफिकेशन में भी हेल्पफुल हो सकती है।
अगर प्रोजेक्ट इवेलुएशन में ये चीज़ सामने आ जाए कि प्रोजेक्ट के यहाँ जिन एरियाज़ में सक्सेसेस थी और जिन एरियाज़ में प्रोजेक्ट की फेलियर्स थे, अगर अनफॉर्चुनेटली प्रोजेक्ट के सर्टेन एरियाज़ के अंदर फेलियर थे, तो उन फेलियर्स के ऊपर सबसे पहले उसकी रीज़न आइडेंटिफाई की जाती है कि ये फेलियर्स क्यों थे। लेट सपोज़ ये भी हो सकता है कि प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के दौरान कोई फेलियर आए, और फेलियर इस वजह से भी आ सकता है कि प्रोजेक्ट का जो टेक्निकल डिज़ाइन था वो उसके साथ मैच नहीं कर रहा था। तो सम टाइम्स ऐसी सिचुएशन भी होती है कि जो प्रोजेक्ट इवेलुएशन होती है, एक प्रोजेक्ट की इवेलुएशन नए प्रोजेक्ट की नीड असेसमेंट या नए प्रोजेक्ट की आइडेंटिफिकेशन भी हो सकती है। तो लास्ट के ऊपर जो होता है वो प्रोजेक्ट क्लोजर होता है। क्लोजर में ये होता है कि प्रोजेक्ट की जो प्रोग्राम की चीज़ें होती हैं, जो प्रोग्राम्स की रिपोर्ट्स होती हैं, फिनंशियल रिपोर्ट्स होती हैं, प्रोक्योरमेंट्स का रिकॉर्ड होता है, एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड होता है, उस सब को क्लब करके एक फ़ाइनल रिपोर्ट प्रिपेयर करके प्रोजेक्ट का जो डाटा है वो आर्काइव्स के अंदर सेव कर दिया जाता है, और सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो जो डाटा है वो सेव रहता है, ताकि एज़ पर नीड उस डाटा को और उस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल किया जा सके। शुक्रिया।